आप सभी का स्वागत है। तारा शहादेव लव जिहाद मामले में रकीबुल हसन को उम्र कैद की सजा हुई है। इसी के साथ रकीबुल की मां कैशर को 10 साल की सजा और मुश्ताक अहमद को 15 साल की सजा मिली है। दरअसल मामला पूरा ये था कि तारा शहादेव से अपनी पहचान छिपाकर रकीबुल हसन ने अपना नाम रंजीत कोहली बताया था। रंजीत कोहली नाम बताकर गलत पहचान देकर पहचान को छुपाया, अपना धर्म छुपाया, नाम छुपाया और तारा शहादेव से शादी कर ली। शादी के फोटोज देख के आपको एकदम ये लगेगा कि एक नॉर्मल अरेंज मैरिज हो रही है जिससे कोई भी लड़की खुश होती है। लेकिन शादी के अगले दिन ही तारा को पता चलता है कि रंजीत कोहली का असली नाम रकीब उल हसन है। तो हमारे साथ इस मामले पर पूरी बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ी हैं तारा शहादेव। तारा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैम। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं कि इतनी लंबी लड़ाई के बाद 9 सालों बाद आप लगातार डटी रही और आपने आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाया। इससे बहुत ही सारी लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें हिम्मत मिलेगी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि 2014 में जब आपकी शादी हुई तो आप पहली बार रकीबुल हसन से कैसे मिली और किस तरह आपकी जान पहचान हुई और ये बात शादी तक कैसे पहुंची? थैंक यू मैम। जैसा कि आपने बताया, बहुत लंबी लड़ाई चली है, 9 साल का समय लगा है न्याय आते हुए। बट मैं थैंकफुल हूँ आप सभी मीडिया कर्मी का, न्यायालय का, जिन्होंने ये इंसाफ देने में मेरी बहुत मदद की और न्याय दिलाया है। और जहाँ तक बात है इस इंसान से मिलने की, तो मैम 2014 में जिसमें मेरे केस में सजा हुई है मुश्ताक अहमद को, जो विजिलेंस रजिस्ट्रार रह चुके हैं, उन्होंने रिश्ता वो लेकर आए थे हमारे घर पे, क्योंकि वो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज भी रहे थे, जो मेरे पिताजी से भाई से मिले। तो मेरा ये था मैम, क्योंकि मैं एक एक्टिव शूटर थी, मेरा था जो भी मेरे लाइफ पार्टनर बने वो मुझे आगे परस्यू करने दे मेरा करियर। तो इसी दौरान उन्होंने कहा कि मैं लड़के को आपके शूटिंग रेंज पे लेकर आऊंगा, कि आप देखें, आप माहौल वो समझे, आप एक दूसरे से मिले, आप अगर कंफर्टेबल हो तभी हम आगे रिश्ता का वो बढ़ाएंगे। मैम वैसे ही उसी से रंजीत सिंह कोहली और उर्फ रकीबुल को, जिस मुझे तो मिलाया था रंजीत सिंह कहकर, रकीबुल हसन को वो लेकर आए शूटिंग रेंज पर। कई बार 2-3 बार मुश्ताक अहमद खुद भी, डीएसपी, कुछ उनके फ्रेंड्स, डीआईजी, ऐसे लोग आते थे। तो उन्होंने देखा सब कुछ, उन्होंने पसंद किया कि हाँ ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम इसी सिलसिले में परिवार वालों ने उनकी माँ से भी बात की और फिर रिश्ता पक्का हुआ, जैसे अरेंज मैरिज होता है। फिर 7 जुलाई को मेरी हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई थी उस इंसान से। तो आप एक नेशनल शूटर थी और आपके कुछ सपने भी रहे होंगे कि मैं कुछ भविष्य में आगे और भी अपना करियर बढ़ाना चाहती हूँ। क्या इस सब को लेकर भी आपको कॉन्फिडेंस मिल गया था रकीबुल हसन ने? मैम सबसे बड़ा मेरा यही था कि उसने उस टाइम, जो उसकी मदर ने, उस मतलब जो कहते हैं ना माहौल ने, उसके फ्रेंड, उसकी फैमिली, सब ने यही दिया कि हमें बहुत प्राउड है कि मतलब समझ रहे हो हमारे घर ऐसी बहू आएंगी। तो मैम वो जो था एक विश्वास ना, क्योंकि वो रांची में ही रहता था। सबसे बड़ी बात ये थी क्योंकि मेरी मदर की डेथ हुई थी, तो मैं भी चाहती थी कि रांची में ही मेरी शादी हो, तो मैं फादर के आसपास रह सकूं। तो ये सारी चीजें ना उन्होंने, मतलब समझते मैम, जब आपकी मेंटल सिचुएशन को पूरा ट्रैक करते कि आप किस सिचुएशन से चल रहे हो, उन्होंने परफेक्टली वैसा किया कि हाँ आपको जो सही लग रहा है हमें भी बिल्कुल पसंद है, और आगे भी आप अपना, क्योंकि मैम मैं एक नेशनल शूटर थी, ऑब्वियस मेरा एक ओलंपिक ही ड्रीम था जैसे हर प्लेयर का रहता है। तो उस टाइम मेरा काफी मैम अच्छा परफॉर्मेंस भी चल रहा था, बट उसी के बीच में ये ऐसा, इसका आना और पूरा करियर को उसने बर्बाद ही कर दिया मैम। फिर तो आपको, जैसे आपकी शादी हो गई उसके बाद आपको कब और कैसे पता चला कि जिसे आप रंजीत कोहली समझ रही हैं वो असल में रकीबुल हसन है? किस तरह से पता चला आपको? मैम 7 जुलाई को मेरी जैसे शादी में विदाई होती है और मैं उसके घर पहुंची, जो मतलब ससुराल कह सकते हो, वहां पहुंची। नेक्स्ट डे 8 जुलाई को ही उन्होंने डायरेक्टली कहा कि भाई मैं तो एक मुस्लिम हूँ जिसका नाम रकीबुल हसन है। सबसे बड़ी बात ये थी मैम कि जब मुझे याद है एंगेजमेंट या किसी दौरान जब घर वाले गए थे, तो उनके घर में पूरी आइडेंटिटी जो हम एक हिंदू फैमिली में होती है, भगवान के फोटोज, स्वास्तिक और ये सब ओम का चिन्ह था। नेक्स्ट डे जब मैं सुबह उठती हूँ तो वहां पे सब कुछ हट चुका होता है, अल्लाह का सिंबल, वो मक्का मदीना। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, आप सोच सकते हो मैम, आप एक नेक्स्ट सुबह उठते हो और आप ऐसी जगह मिलते हो जैसे आपको लगे पता नहीं आप कहाँ पहुंच गए हो। इस पे मैंने सवाल किया कि भाई ये क्या है, तो इन्होंने डायरेक्टली कहा भाई आपको तो अगर इज्जत से रहना है, क्योंकि अब आपकी तो शादी हो गई, परिवार वालों ने आपको यहाँ भेज दिया, अब यहाँ सम्मान चाहिए तो आपको निकाह करना होगा। तो मैम ये तो टोटली था कि एक मुसलमान ही निकाह कराएगा, हिंदू क्यों निकाह कराएगा। तो इस पे मैंने बोला, तो उसने बहुत ही, मुश्ताक अहमद आए उस टाइम ही घर पे, वही काजी लेकर आए थे, 10-15 मुस्लिम जो उनके लोग थे वो आए प्रॉपर। मैम उन्होंने ड्राइंग रूम के बीच पर्दा कर कर, जैसे सिनेरियो मैम हमने तो मूवी में ही देखा था इससे पहले,
कि कबूल है, 3 बार करते हैं, कुछ पढ़ते हैं वो मुस्लिम में और आपको बोलते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया कि क्योंकि मैम मेरे पास आप समझ रहे हो 1 दिन हुई थी मेरी शादी को, सिर्फ़ 1 दिन और मेरा पूरी लाइफ़ ऐसे चेंज हो गई थी और इसने सबसे पहले यही कहा कि अगर तुम इज़्ज़त से रहोगी, मेरी बात मानोगी तो सही है, वरना तुम्हारे पापा को मैं आर्म्स एक्ट में फँसा दूँगा, भाई को रेप केस में फँसा दूँगा, कहाँ लौटोगी? तो मैम आप सोच सकते हो क्या क्या होगा उस टाइम मेरा मेंटल कंडीशन, मतलब मैं कहीं की भी नहीं थी मैम, मतलब मैं लौट कर जाती तो किसके पास? अपने पापा और भैया के पास। फिर इन लोगों ने मुझे कन्विंस किया कि आपको सिर्फ 3 बार कबूल है बोलना है, फिर आपकी लाइफ सही हो जाएगी। तो मैम मुझे था कि शायद वो इंसान समझ पाए कि मैं उसके लिए अगर इतना कर दूँ तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वैसा हुआ नहीं मैम, 3 बार कबूल है, उन्हीं के सामने मैंने बोला कि ठीक है, अगर आपको इतना बोलने से लगता है कि सब ठीक होगा। फिर मैम उन्होंने मेरी आइडेंटिटी चेंज कर दी। उन्होंने कहा आज से आप सारा परवीन हो। तो वहाँ से मैम मेरा ऑब्जेक्शन स्टार्ट हुआ कि किसी भी हालत में मैं ना ही अपना धर्म बदलना चाहती थी, ना ही अपनी आइडेंटिटी। तो यहाँ से मैम वो सिलसिला स्टार्ट हो गया। उनका था कि भई जितना जल्द से जल्द आप मान लो। 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तो इन्होंने मुझे समझ रहे हो मैम थ्रेट देना, मेंटली टॉर्चर करना, बस यहाँ से स्टार्ट हो गया मैम उनका टॉर्चर। यानी कि आपको नाम तो गलत बताया ही गया था और जब लोग सगाई या किसी और सेरेमनी के लिए घर पे गए तो वहां भी देवी देवताओं की फोटो और एक धार्मिक माहौल था जैसे एक हिंदू घर में होता है। लेकिन शादी के बाद वो अपफ्रंटली सामने से खुलकर कह रहे थे कि हम मुसलमान हैं और सब कुछ अल्लाह, मक्का, मदीना इस तरह के चित्र घर में थे। यहाँ से जी एक बात और मैम। सामने आई आपसे बात करके कि वो ये जानते हैं कहीं ना कहीं कि अब शादी हो गई है तो अब ये लड़की मजबूर है। तो क्या ये कह सकते हैं कि हाँ, लड़कियों की मजबूरी का फिर वो फायदा उठाते हैं कि अब ये कहीं नहीं जा सकती समाज में? मैम मैं स्टार्टिंग से यही चीज़ सबको बताते आ रही हूँ कि उस इंसान को और उनके कम्युनिटी के लोग जो लोग थे जिन्होंने ये सारी साजिश की मैम, वो बहुत क्लियर है ना कि आप एक हिंदू लड़की है, हमें मैम शुरू से सिखाया जाता है संस्कार कि आप शादी करते हो, विदाई होती है, आप अपने मायके का सम्मान लेकर जा रहे हो। तो ये जो व्यू है ना मैम, जो हमारा संस्कार है उसको उन्होंने हथियार बना लिया है। उसने मैम कितनी बार मुझे टॉर्चर किया, मारा, पीटा, यही कहता था कि तुम जाओगी कहाँ? तुम्हारे खुद का परिवार तुमको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तुम मतलब मुँह छिपाते घूमोगी इस समाज में। तो मैम वो जो मेरा था ना सोच कि ऐसा कैसे हो गया? गलत तुम कर रहे हो और मुँह छिपाते मैं घूमूँ। तो हमारे संस्कार को बेसिकली वो मैम उन्होंने लड़कियों एक को हथियार डराते बना हैं कि लिया। अब तुम्हारा कुछ भविष्य नहीं है, समाज तुम्हें बस एक्सेप्ट नहीं सिंपल। करेगा। और जी मैम। लेकिन आपने बहुत हिम्मत दिखाई कि इन सब डरों के बावजूद आप लड़ी और आप सामने आई कि इन्होंने गलत किया है। यहाँ मैं एक चीज और पूछना चाह रही थी कि जिस तरह से आपने कितने समय उनके घर में बिताया, कितना समय आपको वहां रहना पड़ा? मैम लगभग 40 दिनों का समय था वो, क्योंकि 7 जुलाई वो को 40 मैं दिन वहाँ कैसे पहुँची थे? थी। वो 40 दिन मैम कैसे थे? उस दौरान क्या हुआ? सबसे बड़ी बात मैम, एक-एक दिन कहते हो ना आप गिन-गिन कर काटते हो। एक्चुअली मैम मैं वो समय ढूँढ रही थी जब मैं वहाँ से ज़िंदा निकल पाऊँ, क्योंकि उनका टॉर्चर हर दिन बढ़ता जा रहा था। कई बार मैंने मैम यहाँ तक खुद को बचाने के लिए कहा कि ठीक है, आप जैसा बोल रहे हो मैं सब करूँगी। क्योंकि मैम हर दिन पहले तो मेंटली टॉर्चर किया, फिर फिज़िकली, फिर कुत्ते से कटवाना। लास्ट में मैम ऐसी हालत हो गई थी, मुझे लगता था मतलब इंसान जानवर के साथ भी ऐसा नहीं करेगा। कि कुछ भी नहीं हुआ, आप कुत्ते को मेरे पे छोड़ दे रहे हो, स्मोक करके मतलब रूम बंद कर कर उसकी माँ, वो जिसको सज़ा हुई है मैम, एक्चुअली माँ कहने से भी खराब लगता है उस औरत को कि वो जो कहती है खुद को, वो मैम सिगरेट और बीड़ी पीकर धुआँ मेरे मुँह पे छोड़ती थी और मैम मुझे एलर्जी था। किसी को भी मैम जो आप नॉन स्मोकर हो तो किसी को भी प्रॉब्लम होगी। मैम ऐसी हालत कर दी थी उन्होंने मेरी मेंटली कि या तो आप मैम सुसाइड कर लोगे या फिर कहोगे कि आप जो कह रहे हो मैं कर लूँ, आप बस मुझे जीने दो। मतलब ये सिचुएशन लाया था मैम उन लोगों ने। ओके, तो इस पूरे मामले में माँ की शुरू से क्या भूमिका रही थी? क्योंकि कैशर को भी 10 साल की सजा हुई है। माँ की क्या भूमिका रही थी और किस तरह से उनकी माँ को प्रोजेक्ट किया गया था आपके सामने? मैम मैंने आपसे कहा ना, आपके मुझे नहीं पता ये लोग ट्रैप करने के लिए किस हद तक जाते हैं। मैम मेरी मदर की डेथ कुछ समय पहले हुई थी तो ऑब्वियस मैं इमोशनली बहुत कमज़ोर थी माँ वर्ड को लेकर, क्योंकि आप समझ सकते हो जिसकी माँ की डेथ हो, तो उन लोगों ने जो सामने लाकर दिखाया ना कि आपकी माँ नहीं है और ये आपको माँ बनकर रखेंगी, पालेंगी, मतलब आप उनकी बेटी के जैसे हो। मैम इस वर्ड ने मुझे बड़ा इमोशनली कनेक्ट किया था कि एक माँ मुझे मिल रही है। जिस तरीके से उसने मुझे इमोशनली स्टार्टिंग में किया कि हाँ बेटे आप तो मेरी बेटी के जैसे हो। दूसरे ही दिन से मैम वो औरत एक हैवान के जैसे बन गई कि भाई तुम समझ रहे हो मैं इस देश को चलाती हूँ। मुझे आज भी उसका मैम वर्ड याद है, तुम क्या हो? मेरा बेटा तो तुम्हें कहाँ भेज देगा पता भी नहीं चलेगा। मतलब वो मैम लिटरली बोलती थी अपने बेटे को कि मारो इसकी हड्डियाँ तोड़ दो, और वो लड़का जो उसका बेटा है वो मैम मेरे बैकबोन में मैम इन लोगों ने इतनी इंजरी दी कि मेरी शूटिंग छूट गई।
क्योंकि मैं एक राइफल शूटर हूँ। तो उसको था, उसने पूछा कि आप कहाँ जाओगे वापस? ऑब्वियस मैम मैं अपने करियर में ही वापस जाऊँगी, जिसके लिए मैंने मेहनत किया। मैंने हमेशा था कि मैम मैं ज़िंदा तो निकलूँगी तुम्हारे यहाँ से, मुझे नहीं पता कैसे। एक होता है ना मैम, जब आप किसी से टॉर्चर सह रहे होते हो तो कहीं न कहीं एक जुनून भी था मैम कि मैं इतना भी गलती मैंने नहीं कर दिया कि तुम मुझे इस हद तक सज़ा दोगे। अगर मेरी गलती ये है कि तुमको पहचानने में हमसे भूल हुई, तो मेरी ये सज़ा नहीं हो सकती कि तुम मुझे बदतर मौत दो। लेकिन मैम मेरा वही बस एक मेंटल कंडीशन आप समझ सकते हो ना कि मुझे बस था कि मुझे कैसे भी यहाँ से ज़िंदा निकलना और इस इंसान को सज़ा दिलाना है। तो फिर आप वहाँ से निकलने में कामयाब कैसे हुई? आप कुछ कहकर अपने घर चली गई? किस तरह से हुआ कि आप वहाँ से निकल पाईं? मैम कहते जब आप सही हो, ईश्वर भी साथ देते हैं। उनकी काम वाली एक आती थी घर पे, एक तो परमानेंट रहती थी जो सारा दिन 24 आवर्स की थी, एक आने जाने वाली थी। उन्होंने मुझे बड़ा मोटिवेट किया कि भाभी आप जिंदा रहना चाहते हो तो भाग जाओ। मैंने बोला दीदी मैं भाग कर कहाँ जाऊंगी, मतलब आप समझ सकते हो ना, ये मुझे कहीं भी पकड़ लेंगे। 2 बॉडीगार्ड मैम उसके नीचे पार्किंग एरिया में खड़े रहते थे, मतलब मैं कहाँ चली जाती। तो उसने कहा कि आप मुझे अपने घर का नंबर दो, क्योंकि मैम मेरे जब पापा भैया कॉल करते थे तो हमेशा उसकी माँ कभी वो उठाए कि हाँ आपकी बेटी खुश है, अभी मेरे बेटे के साथ घूमने गई है। मतलब समझ रहे हो मैम, मेरे घर वाले ये सोच रहे हैं। 30 दिन हुआ था मैम बेटी खुश है शादी वहाँ को। पे। बहुत खुश है वो, तो मतलब समझो पापा को ऐसे दिखाती थी कि आप डिस्टर्ब मत करिए, बच्चा खुश है, वो घूम रहे हैं वो लोग, थोड़ा समय दीजिए, नया रिश्ता है। और उस हिसाब से मैं मेंटलिटी, कई बार मेरे फादर और ब्रदर आए घर पे नीचे, जैसे आते ना मैम गार्ड बोल देते कि नहीं वो लोग तो घर पे है ही नहीं, ऐसी हालत थी मैम। तो उस सिचुएशन में मैम मेरी काम वाली ने जो मतलब उसके घर में आती थी, उन्होंने मेरी मदद की मैम। एक दिन बहुत जब मेरी हालत खराब थी ना, जब ऐसा था मैम कि अब मैं सर्वाइव नहीं करूंगी, उन्होंने कहा कि भाभी आप मुझे नंबर दे दो, मैं कैसे भी कांटेक्ट करके पहुंचाऊंगी। वो मैम मेरे घर तक पहुंची, मतलब भाई से कांटेक्ट करके उन्होंने नंबर दिया और वो फिर पुलिस लेकर आए मैम, मेरे ब्रदर और फादर फिर। ओके, ओके। ये जो ड्यूरेशन थी, इसमें जैसे आपको धर्मांतरण के लिए उन्होंने दबाव बनाया, आपका नाम तक बदलने की कोशिश की, आपको निकाह के लिए दबाव बनाया। इस दौरान कोई प्रतिबंधित मांस खाने के लिए कहा हो, कुछ ऐसा हुआ? कोई इफ्तार मैम पार्टीज़ या मांस ये सब वगैरह खाने के चीजें लिए फोर्स किया जो भी हो? मुश्ताक अहमद जो आप देख रहे हो, उसको सजा मिलने का सबसे बड़ा कारण यही है मैम कि उस लेवल का इंसान इतनी नीचे हद तक गिर चुका था मैम। उसके घर मुझे ले जाया गया था, ईद का टाइम था, ईद से पहले जो उनका टाइम रहता है ना मैम, इफ्तार करके पार्टी चलती है इन लोगों की, ये कहकर मुझे ले जाया गया घर से मैम। 30 मुस्लिम औरतों के बीच बिठाकर फिर बीफ खिलाने की कोशिश की मुश्ताक अहमद और उसके साथ के लोगों ने। फिर मुझे वो कुरान दिया उन लोगों ने कि भाई आज से आपको कुरान पढ़ना है। और उसके बाद फिर मुस्लिम कल्चर अपनाना, बुर्का दिया था कि आपको अब से सारा परवीन बनकर जीना है। तो मैम उन्होंने कोई हद नहीं छोड़ा मैम, बदतमीजी करना, मतलब समझ रहे हो, कहने को वो एक बुजुर्ग है लेकिन जिस तरीके से उन लोगों ने मेरे साथ किया है वो इस इज्जत के लायक नहीं है मैम। फिर क्या आपने हिजाब वगैरह कभी कुछ पहना? कभी उनकी बातें मानी? कभी ये सब किया, फॉलो किया कभी? बात के लिए तो टॉर्चर हुई ना, अगर मान लेती फिर तो शायद उनके कहे अनुसार जीती। मैंने ऐसा कभी किया नहीं, जिसकी वजह से उन लोगों ने मुझे इस हद तक टॉर्चर किया। और जब लगा कि या तो अब मुझे ये करना पड़ेगा या फिर मैं मार दी जाऊंगी, तब मैंने कैसे भी कर अपने आप को वहां से निकालने की कोशिश की और आप सबके आशीर्वाद से मैं वहां से जिंदा वापस आई। 2015 में आपका मामला सीबीआई के पास गया। वहां से आपको कैसे सपोर्ट मिला? जो लड़कियां हैं वो किस तरह से अपने आप को इस सब से बाहर निकाल सकती हैं, उन्हें कैसे सपोर्ट मिलता है, इस सब पर कुछ आप कहना चाहेंगी? जब मेरा केस पहली बार पुलिस को गया, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, जब जज जुडिशरी के लोग इसके साथ मिले हैं, डीआईजी लेवल के लोग थे इसके साथ मिले हुए, तो पुलिस ने कहीं ना कहीं मेरा जो मामला था ना, एक पारिवारिक, वो कह दो मैं घरेलू प्रताड़ना बना दिया। शुरू से मैम ये घरेलू प्रताड़ना का मेरे साथ जो हुआ वो घरेलू प्रताड़ना के केस में था ही नहीं। फिर मैंने एक रिक्वेस्ट किया कि जो जिस लड़ाई को मैं लड़ना चाहती हूँ वो ये है ही नहीं जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि मैम उन पे बहुत दबाव था, मैं मानती हूँ इस बात को, क्योंकि जिस लेवल के लोग थे। मैम लड़कियों को मैं बस यही कहना चाहूंगी मैम, जब तक आप हार नहीं मानते हो ना, आपको कोई हरा ही नहीं सकता है, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो। कहीं ना कहीं मैम हमारी कमजोरी को वो उन्होंने अपना ताकत बना लिया है। उनको पता है कि हम डर जाएंगे, हम मान सम्मान की वजह से, या फिर हमारी लाइफ इसके बाद क्या होगी। मैम इजी नहीं होता है। आज 9 साल तक मैंने कई ताने सुने मैम, मतलब मैं सोशल लाइफ से कहीं ना कहीं दूर हो गई थी इस डर से कि अब अगला इंसान क्या कह जाएगा। मतलब मैम होता है ना कि आपको हर इंसान सही नहीं समझता है, उनको लगता है कि आप पॉपुलर होने के लिए कर रहे हो, किसी को लगता है आप नेता बनना चाहते हो, कई बातें सुनने को मिलती है मैम। तो लड़कियों को इन सब से हटकर हटना होगा, ये आपकी लाइफ है, आपके साथ गलत हुआ है मैम। मेरा बस आज भी मुझे याद है
जब लास्ट में निकली थी तो मैंने यही सोचा था, क्या ये ज्यादा डिफिकल्ट है इस रकीबुल से हर दिन मार खा के अपने आत्मसम्मान को, समझ रहे हो मैम, ठोकर लगता हुआ देखना, या अच्छी जिंदगी जीकर लोगों के ताने सुनना। तो मैम मुझे ये वाला बेटर लगा, और मुझे सच में मैम कोई अफसोस नहीं अगर कोई मुझे गलत कह भी देता है। कई बार लोग ताना सुनाकर जाते हैं, इसी चीज को मैम उन्होंने हथियार बनाया है कि हम सोसाइटी क्या कहेगी ये सोचकर मैम लड़ना ही नहीं चाहते। हम सोसाइटी से डर जाते हैं, जबकि हमें उनके सामने खड़ा होना होगा। सोसाइटी मैम साथ देगी, और आपने देखा होगा, आप सब मीडिया कर्मी ने, सोसाइटी ने इस केस को बहुत सपोर्ट किया है मैम, बहुत सपोर्ट दिया उन्होंने मुझे। जब आप इस केस के लिए इतने साल लड़ी, उस दौरान आपको क्या कुछ सहना पड़ा? कि आपको सिक्योरिटी का डर लगता था कि कभी कोई हमला कर देगा, या आप अपने घर पर ही रहती थी, या क्या कुछ हुआ उस दौरान? मैम देखिए, आपको पहचान छिपाकर कहीं और रहना पड़ा? क्योंकि देखिए फिर लोग हमला भी करते हैं, कई चीजें सामने आती हैं कि अच्छा ये बहुत आवाज उठा रही है। उस दौरान कैसे कैसे आपका रहा वो इतने साल, 8-9 साल? मैम मुझे याद है जब मेरा केस बहुत हाईलाइटेड था, मतलब कई बार समझ सकते हो कंटिन्यू मैम मीडिया वालों का आना जाना, लोगों का आना जाना, हार्डली मैं 10 दिन मैम घर पे रही होंगी, क्योंकि मेरी लड़ाई ना मैम सिर्फ रकीबुल को सजा दिलाने तक सीमित नहीं थी। उसने कहा था कि इस केस को करने के बाद भी तुम मुंह छिपाकर घूमोगी। तो मैम ये मेरे लिए सबसे बड़ा, आप समझ सकते हो, अपनी लाइफ में एक चैलेंज था। तो मैं 10वें दिन ही जब मेरा केस मैंने फाइल किया, उसके बाद से मैंने अपने सीएम सर जो वहां पे उस टाइम थे झारखंड के, उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे बॉडीगार्ड प्रोवाइड कराइए, क्योंकि किसी भी कीमत पे मैं घर बैठ के किसी अंधेरे में जीने के लिए बाहर नहीं निकली हूँ। तो मैंने अपना शूटिंग परस्यू किया। जब मेरी शादी हुई थी, मैं 12th पास थी, फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, बीपीएड किया, पीजी डिप्लोमा किया स्पोर्ट्स कोचिंग में, फिर मैंने जॉब भी किया मैम 2-3 साल तक झारखंड स्पोर्ट्स एकेडमी में एज ए स्पोर्ट्स कोच। तो कहीं भी मैम मैं रुकी नहीं। जरूरी नहीं है मैम, तो अगर हमें डर नहीं है कि एक दिन कुछ होगा, तो फिर मैम इस लड़ाई का क्या मतलब? मेरा ये था कि मुझे जीना है जिस तरीके से मैं जी रही थी। तो बॉडीगार्ड रहते थे, लेकिन आप भी जानते हो मैम, जब समय होता है तो शायद उनके रहते हुए भी आपको कुछ भी होता है। सिंपल था मैम, सतर्क रहना था। पूरी इस 9 साल में मेरे, समझ सकते हो, ना ही मैं किसी फ्रेंड के साथ कहीं आ जा सकती थी, लोग मुझसे दूर भागते थे। कुछ कई हद तक मैम जो अपने क्लोज फ्रेंड थे, उनको लगता था शायद इसके साथ रहेंगे तो कहीं हमें कुछ ना हो जाए। तो मैम एक अकेली सी लाइफ मैंने एंजॉय करना शुरू कर दिया। ठीक है, सोशल मीडिया में अभी लगता है मैम 2019 या 20 कोविड के टाइम पे मैं आई, जब सब घर में रहते थे। तो मैम किसी भी कीमत पे ये आपको तय करना है। लोग कभी भी, कई बार मैम पीछा किया, मुझे याद है लोगों ने धमकी दिया। 2 साल मैं रांची छोड़कर भी रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत नॉर्मल सी लाइफ जीती रही, एंजॉय करती रही, लेकिन बस इतना था मैम, किसी भी कीमत पे खुद को कुछ होने नहीं दूंगी, और तब तक लड़ूंगी जब तक इसको सजा ना मिल जाए। आपकी कहानी वाकई इंस्पिरेशन है। एक चीज और पूछना चाहूंगी, जब आपका वाला केस हुआ था, उस समय पर क्या आप जानती थी कि आप किसी जिहादी मानसिकता का शिकार हो रही हैं, या इस तरह के मामले अक्सर लव जिहाद के मामले होते हैं? ये शब्द आपने कभी सुने थे? मैम अफसोस इसी बात का है, मेरे इंटरव्यू में भी होगा, जब मेरे साथ ये हुआ और मैं सामने आई, तब मीडिया कर्मी आए, उन्होंने कहा कि क्या आप लव जिहाद की शिकार हुई हैं? मैंने लाइफ में पहली बार वो वर्ड उन मीडिया कर्मी के ही मुंह से सुना था। तो मैंने उनसे पूछा, भैया ये क्या है? तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे लड़कियां मतलब होती हैं ट्रैप, फिर हिंदू बनना, मुस्लिम बनाना, ऐसा। तो तब मुझे लगा मैम मेरे साथ यही हुआ है। उस दिन मुझे अफसोस था मैम कि काश मुझे ये वर्ड पहले पता होता कि ऐसा भी कुछ होता है। मतलब जब मैं 40 दिन टॉर्चर सह रही थी ना, तो ये डर था कि क्या मैं लोगों को ये समझा पाऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ। और इसी चीज के लिए मैंने कभी हार नहीं माना मैम, कि जो मेरे साथ हुआ, कि मुझे पता भी नहीं था कि मैं किस चीज की शिकार हो रही हूँ, वैसा कभी किसी दूसरी लड़की के साथ ना हो। और इसी की लड़ाई मैम आज तक मैं लड़ती आई हूँ। लेकिन आपने अपनी जर्नी बहुत इंस्पिरेशन वे में बिताई, कि आपने स्ट्रगल भी किया और साथ के साथ आप एक स्पोर्ट्स कोच भी रही, आपने अपनी निजी जिंदगी भी संभाली और खुद को स्ट्रैप से बाहर भी निकाला। उसके बाद भी एक सामान्य जिंदगी लाने की कोशिश की। आपने कहा आप स्पोर्ट्स, झारखंड स्पोर्ट्स अकेडमी में भी कोच रही। तो वाकई आप, ये जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल है। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि अगर इस तरह के किसी भी मामले में वो फंसे हुए हैं, तो वो किस तरह से बाहर आ सकते हैं, और किस तरह से वो वापस अपनी सामान्य जिंदगी और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। मैम मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई भी गलत होता है, सोसाइटी है, हर विचारधारा के लोग होते हैं। हम हर किसी को, आप अपनी लाइफ को मैम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। मैम सच कहो तो मैंने अपनी लाइफ से यही सीखा कि अपनी लाइफ को किसी के सामने एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जो समय आएगा ना, वो दुनिया को खुद एक्सप्लेन करता है।
जहां तक बात सोसाइटी की है, अगर आप सही हो तो वो आपके साथ खड़े होंगे, आपका परिवार सही है तो आपके साथ खड़े रहेंगे। और बात है सबसे बड़ी बात मैम कि आपका विश्वास अपने आप पे होना बहुत जरूरी है। मैं क्या चाहती हूँ, मैंने सिर्फ इतना चाहा था कि मैम मैं एक रिस्पेक्टेड लाइफ जीऊं, मुझे कोई बहुत बड़ा समझ रहे हो मैम, हाई प्रोफाइल लाइफ नहीं जीना था, बट एक मान सम्मान के साथ जीना। जो कहते हैं मैम, जब मैंने ये स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था, मुझे माँ की बात आज भी याद है कि बेटा अपने सम्मान के लिए जीना। तो ये वर्ड ना कहीं दिल पे ऐसे लग सा गया था कि अपने सम्मान के लिए जीना बहुत बड़ी बात है मैम। इसके साथ कभी भी किसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। फिर इसके लिए चाहे आपको जो मर्जी जो भी करना हो, आप सोच भी नहीं सकते मैम, 8 महीने मेरा कंटिन्यू पर डे बेसिस पे ट्रायल चला है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ। तो ऑफिस वालों ने मुझे सपोर्ट किया था। सुबह 5 से 9 मैं अपना ऑफिस वर्क करती थी, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स कोच हूँ, ऑफिस फील्ड वर्क है मेरा। फिर सुबह 9 से लेके 2 बजे तक मैं कोर्ट में स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराती थी। फिर शाम में 3 से 6 मैं ग्राउंड पे अपना स्टूडेंट्स के साथ होती थी। तो मैंने लाइफ को इतना एंगेज कर लिया था ना कि आपको कुछ गलत थॉट आ ही ना, मतलब आप इतने खुद को अपने सक्सेस को पाने के लिए बिजी कर लो कि निगेटिव थॉट्स आपके पास ना आ सके। मैंने मैम पढ़ाई भी की, सुबह जॉब करना साथ में, क्योंकि मेरी पढ़ाई थी। सबसे बड़ी बात है मैम कि आपको किस चीज पे फोकस करना है, ये बहुत मायने रखता है। क्या इस चीज पे कि मेरे पास्ट में क्या हुआ, या इस पे कि अभी मेरा प्रेजेंट क्या हो और फ्यूचर क्या होगा। कई बार लोगों ने मैम मुझे ये भी कहा था कि अब तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, मतलब समझ रहे हो मैम कि एक लड़की जिसपे ये दाग लग जाता हो तो उसकी आगे लाइफ कुछ नहीं होगी। तो मैंने उनकी बात सिर्फ सुनी, मैंने बोला अगर ईश्वर सच में है इस दुनिया में तो मेरे फ्यूचर भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन मुझे नहीं पता मैम, सच में मुझे तो ये आप जैसा कहते हो ना मैम, हर किसी को डर था। मुझे हर दिन लगता था मैम शायद आज मेरा आखिरी दिन हो, जिस तरीके से लोग मुझे धमकी देते थे। तो मेरे पापा ने कहा कि बेटा 2 दिन ही जीना ना, मुस्कुरा के जियो, किसी को ऐसा ना लगे कि तुम डर के जी रही हो। मैम बस ये हिम्मत था, और मैं यही कहूंगी बस इसी सोच के साथ आगे बढ़ी हूँ कि आज है और सिर्फ आज को जीना है। कल तो हमें, आपको भी नहीं पता होगा मैम कल क्या होने वाला है, तो इसके लिए क्यों चिंता करना। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके इस जज्बे को मेरा नमन, क्योंकि आपने ये जर्नी बहुत हिम्मत से बिताई है और एक आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। आपको अनेकों शुभकामनाएं, और भविष्य के लिए अनेकों शुभकामनाएं। आप और तरक्की करें और आगे बढ़ें। तो ये थी हमारे साथ तारा शाहदेव। इनकी जर्नी से कई चीजें सामने आती हैं। एक तो ये, जो लड़कियां चाहे लव जिहाद करें कहें या जिहादी मानसिकता के किसी भी ट्रैप में फंसी हैं, तो वो सामने आ सकती हैं, अपनी बात कहें और अपने आप को चंगुल से बाहर निकालें। वहीं समाज के और परिवार की भी ये जिम्मेदारी है कि इन्हें सपोर्ट करें और एक सकारात्मक वातावरण दें, जिससे कि ये अपनी बात सामने रख पाए, कोर्ट में जा सके और ऐसे आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा सके। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।